नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज IOCL का पाइपलाइन डिवीज़न टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का पेपर हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं और एक नज़र डाल देते हैं मोटा मोटी कि पेपर ओवरऑल कैसा रहा। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमें ज़रूर बताएं पेपर कैसा रहा, आपका स्कोर लगभग कितना बन रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों ने हमें सेंड किए हैं तो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप देखिए। कंपटीशन एग्ज़ाम के हर एक पेपर को देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ से हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पॉइंट नए सीखने को ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता आया हूँ कि आप कम से कम ये ज़रूर देखा करें कि किस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आज इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन पहली बार सुनेंगे। हाँ, आंसर कर पाएंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन क्वेश्चन पहली बार सुनेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री टेस्ट क्विज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि जो भी IOCL का पेपर देकर आया है ज़रूर उस तक ये न्यूज़ अपनी पहुँच सके। आइए ज़रा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट पूछा था। समय स्थिरांक बोलते हैं ना। अब देखो, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी, फॉर्मूला पूछा या वैल्यू पूछी, तो आप शायद सभी जानते होंगे कि एक कैपेसिटर प्रथम समय में अपने मूल मान का यानी फाइनल जो वैल्यू होती है उसका 63.2% अगर आवेशित हो जाता है तो उसे कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। अगर फॉर्मूला आपसे पूछा है तो कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला R/C होता है। 63% चार्ज हो जाता है, R/C उसका मान होता है। वैल्यू के हिसाब से पूछे तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों बढ़ने से टाइम कांस्टेंट बढ़ता ही है। ये था सवाल नंबर 1। अब देखो मेरे दोस्त, ये है सेकंड क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। बताना मुझे कि आज से पहले ये क्वेश्चन आपने कभी देखा था क्या। माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत पूछा था। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, क्या काम आता है ये सबको पता था। लिस्ट काउंट कितनी है ये सबको पता था। क्या आपने कभी ये पढ़ा कि माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो अब याद रखना, ठीक है। स्क्रू एंड नट होता है, यानी माइक्रोमीटर के भी सेम काम करने का तरीका वैसा ही होता है जो अपन नट या स्क्रू कसते हैं ना, वैसे ही माइक्रोमीटर में स्क्रू और नट की जगह थिम्बल होता है। हम थिम्बल को एडजस्ट करके मेजरमेंट लेते हैं, मापन करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, नया सवाल था। अगर पेपर नहीं देकर आए तो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ें आराम से। बेंच वाइज किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत सिंपल है, 2 आंसर है वैसे तो। एक मेलिएबल कास्ट आयरन दिया हुआ है और एक कास्ट स्टील दिया हुआ है। जनरली कास्ट आयरन की ही होती है, ठीक है। कास्ट आयरन और आयरन ऑप्शन में ना हो तो फिर स्टील कर सकते हो। और मेलिएबल को हिंदी में बोलते हैं आघातवर्धे, ठीक है। आघातवर्धनीय एक ही बात है। धातुओं में 11 यांत्रिक गुण होते हैं एक मेटल में। किसी में डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में ब्रिटलनेस होता है, किसी में हार्डनेस होता है, प्लास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी। कुल मिलाकर के 11 यांत्रिक गुण होते हैं धातुओं में, उसे याद रखें। बेंच वाइज के लिए कास्ट आयरन ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप करके आ सकते थे, उत्तर सही माना जाएगा। एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कैसा होना चाहिए। अब देखो, इसने ये तो बताया नहीं उत्तर के रूप में कि क्या पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आंसर दे दूं मैं। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा इकाई से अधिक होता है, ये ध्यान रखना। इकाई से अधिक होना भी चाहिए। और अगर आपसे वैल्यू अनुपात के रूप में पूछे कि किसका मतलब मान है क्या डेफिनेशन के रूप में, तो ये होता है आपका मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात। वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज घटक पिघलकर उड़ गया और वह धारा जिसको हमने फ्यूज घटक पिघलने के लिए निर्धारित किया था, उन दोनों के अनुपात पर होता है। जैसे मान लो कोई फ्यूज हमने 10 एम्पियर रेटिंग का दिया था और वो 11 एम्पियर पे उड़ जाता है तो फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 हो गया ना।
इकाई से अधिक होना चाहिए फ्यूजन फैक्टर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इकाई से बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। इकाई के नज़दीक जो होता है ना वो बिल्कुल सही माना जाता है। कैसे, मान लो अगर 2 आ जाए, बहुत गलत है। वो ये कह रहा है कि दोगुनी करंट पे उड़ा था ये फ्यूज। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखो, सबसे अधिक उपयोगी अर्धचालक, सबसे अधिक उपयोगी अर्धचालक यानी सबसे ज़्यादा हम कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? नो डाउट सिलिकॉन उत्तर करेंगे, बताओ क्यों? सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन करेंगे। इसके 2-3 कारण दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, उच्च ताप सहन कर सकता है। दूसरा, उच्च करंट यानी धारा रेटिंग पर भी काम कर सकता है। अधिक स्टेबिलिटी भी है। परमाणु क्रमांक कम है। कम परमाणु क्रमांक इसे और ज़्यादा स्टेबल बना देता है जर्मेनियम की तुलना में, है ना। सिलिकॉन में 14, जर्मेनियम में 32 होते हैं। तो वो कम परमाणु क्रमांक इसको क्या करता है? और ज़्यादा स्टेबल बना देता है, अधिक स्थायित्व होता है। ठीक है, कई सारे रीज़न होते हैं। पेपर में सवाल पूछा जाए जर्मेनियम के अपेक्षा सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल हाई क्यों होता है, ये पेपरों में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आपको उत्तर देना है कि इसका कम परमाणु क्रमांक इसे अधिक स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब कंसंट्रेशन जल्दी से भंग नहीं होती। ठीक है, अर्धचालकों में बंद कौन सा होता है? तो अर्धचालकों में कोवैलेंट बैंड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, कोवैलेंट लिख देना इंग्लिश में, हिंदी वाले सहसंयोजी लिख देंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद में देखो की वे बनाने हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्यों बताता हूँ, कौन सी चीज़ें काम में लेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश एसएससी का एक पेपर हुआ था, वैसे तो 5-6 पेपर हुए थे, लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन यहाँ उल्टा है। इसका उत्तर बता रहा हूँ, सुनना। क्रॉस कट चीजल उत्तर है इसका। और हिमाचल प्रदेश एसएससी में क्वेश्चन था कि क्रॉस कट चीजल का उपयोग क्या है, और वहाँ ऑप्शन में था कि कटिंग द की वे, यानी की वे कट बनाने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। चीजल को हिंदी में छेनी बोलते हैं। इसलिए कहता हूँ कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम को अच्छे से है ना पढ़ लिया करो, क्योंकि हमारे लिए सारे पेपर एक जैसे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये IOCL का है तो कहीं और पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। उसके बाद में देखो करंट का RMS मान 100 एम्पियर दिया हुआ था। कहते हैं कि गुरुजी पीक वैल्यू पूछा, RMS ज्ञात करने के लिए पीक ज्ञात करने के लिए RMS मान को 1.414 पीक फैक्टर जो √2 होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, मान आ जाएगा 141.4 एम्पियर पीक वैल्यू हो जाएगी। RMS मान जब आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर ओवरऑल ठीक था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। उसके बाद में देखो ट्रांजिस्टर में अवक्षय परत पूछी थी। अवक्षय परत समझते हो क्या? इंग्लिश में इसको डिप्लीशन रेजिन बोलते हैं, जो जंक्शन के आसपास निर्माण होता है। सीधा ट्रांजिस्टर जब भी देवे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि BJT ही उत्तर करना है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। 2 जंक्शन होते हैं और याद रखो एक जंक्शन के आसपास एक डिप्लीशन रेजिन बनता है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है। तो BJT में 2 जंक्शन होते हैं तो 2 ही आपको डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत करना है। सिंपल ट्रांजिस्टर जब भी देवे आपको BJT ही मानना है, ये ध्यान रखें। जब नाम नहीं देना NPN या PNP तो हमें BJT ही मानना होता है। उसके बाद में देखो बाइनरी दिया हुआ था 11001 और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। देखो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है आपको कि इस साइड से लगा करो और संख्याएं लिखते हुए आया करो अपनी तरफ से 1, 2, 4, 8 और 16। अब जिसके सामने 0 होता है उसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 16, 8, 24 और 1 25। उत्तर कितना आएगा आपका 25। खैर मिलान करना इस क्वेश्चन का आंसर जरूर, और मुझे कमेंट करके बताना कि सवाल नंबर 10 का उत्तर
आपका भी यही आया क्या? बहुत अच्छा पेपर रहा। देखो ओवरऑल इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी है ना वो बच्चे इस तरह के पेपर को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के हिसाब से थोड़ा ज़रूरी भी होता है। देखो 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 11वां तो यही था ना, हाँ 11वां तो यही था, या छोड़ दिया कोई, बीच में रह तो नहीं गया? हाँ एक रह गया भाई, सुनो ये 11वां है। एक क्वेश्चन ये था, अर्धचालकों में ताप बढ़ने से क्या होता है? दो उत्तर दे सकते हो। ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है और चालकता बढ़ती है, क्योंकि इस बच्चे ने आगे सॉरी प्रतिरोधी पूछा है भाई, ठीक है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको उत्तर देना है कि घटता है, ठीक है। सिंपल ही है ना पेपर। तो देने गए थे क्या पेपर? कौन कौन देने गया कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। चलिए अब आ जाइए 12वें क्वेश्चन पर, यानी वापस लेवल में आ गए हम। SCR में कौन सी ट्रिगरिंग ऐसी है जो सर्वाधिक यूज करते हैं हम? तो सर्वाधिक ट्रिगरिंग जो होती है ना मेरे दोस्त, वो गेट ट्रिगरिंग होती है। ट्रिगर होता है SCR को ऑन करने की एक विधि। नंबर 2 पर आती है dV/dt वाला, जिसके लिए हमें स्नबर सर्किट यूज करना पड़ता है। मैंने एक बार कम्युनिटी टैब में भी इसका क्वेश्चन अपलोड किया था, आपने देखा हो तो। गेट ट्रिगरिंग इसका आंसर करना था। और उसके बाद में देखो CRT पर कोटिंग पूछी है। पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है, जानते हो सभी, ठीक बात है। और इस पर जो कोटिंग होती है वो फास्फोरस की होती है ना, फास्फोरस, ठीक है। इसका उत्तर आप भी कर सकते थे, मुझे पता है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है और इस तरह के क्वेश्चनों में तो आप कुछ छोड़ने वाले थे ही नहीं। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट पूछा किसका बना होता है? तो सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम का ही उत्तर करना था, है ना। सोल्डरिंग आयरन की बिट पूछे ना तो वो कॉपर की होती है। आता है कई पेपरों में बिट का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है। और कहते हैं कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध थे सर, त्रिभुज बनाकर उत्तर पूछा कि प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो त्रिभुज की आकृति में जब भी पूछे ना तो 2 कोनों के बीच कुल रेजिस्टेंस पूछा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। उत्तर होता है 2/3 इंटू R कर दिया करो, है ना। तो ये उत्तर आएगा आपका 4 ओम। समान मान के 3 प्रतिरोध त्रिभुज की आकृति में जुड़े और किन्हीं 2 कोनों के बीच में मान ज्ञात करना हो तो 2/3 इंटू R कर दिया करो। और अगर इसका टोटल भी पूछा है ना तो 12 और 6 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए, उत्तर निकाल दो। आई थिंक ये आपका आंसर आएगा 3 ओम, ठीक है। अगला सवाल देखो, 16वां क्वेश्चन था 100 वाट 250 वोल्ट का एक लैंप है, इसका रेजिस्टेंस बताना था V²/P। फॉर्मूला लगाइए, मान निकालिए, 625 ओम आएगा। कैलकुलेट करना, मुझे कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताना। साथ में ये पता तो लग जाएगा ना 16वें क्वेश्चन तक वीडियो को देख कौन रहा है। लगभग 13-14 मिनट का वीडियो होने वाला है, कोई यहाँ तक देखता भी है क्या। फर्नेस का ताप नापना है, भट्टियों का तापमान, इसके लिए क्या काम मिलेंगे? देखो भट्टियों का टेम्परेचर हायर माना जाता है और उच्च तापमान नापने के लिए पायरोमीटर काम में लेते हैं। सामान्य ताप के लिए थर्मामीटर या तापमापी उपयोग आपको आंसर करना है। और जब भी किसी इंडक्शन फर्नेस यानी भट्टियों का तापमान मेजरमेंट करना हो तो पायरोमीटर आपको उत्तर करना है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उच्च तापमान नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे। फिर देखो कठोर सोल्डर का तापमान पूछा है। देखो सोल्डर 2 तरह के होते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यदि वर्किंग तापमान या गलनांक हो तो वो कठोर सोल्डर है, और 450 से नीचे। हालांकि कई बार ऑप्शन मैंने ऐसे देखे जिनमें 300 से नीचे भी मान लेते हैं, वो कोई बात नहीं, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर 300 के बाद कोई और ऑप्शन नहीं देता जल्दी से। कठोर सोल्डर का
गलनांक या कार्यकारी तापमान समझ लो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? ये नया क्वेश्चन है मेरे दोस्त और इसका उत्तर है ब्यूटेन। ठीक है, थोड़ा इस पर रिसर्च कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का क्वेश्चन पूछा, या तो कोई टाइम पूछा होगा या उसमें क्या यूज करते थे ये पूछा होगा, शायद उसमें ट्रांजिस्टर थे, और या लैंग्वेज पूछी होगी तो कोबोल और वो उस तरह की भाषाएं थी। और काइजेन का अर्थ क्या है? जापानी में भाषा में इसका मतलब होता है काइजेन, निरंतर सुधार करना, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं काइजेन को। ठीक है, नया क्वेश्चन है, बता देता हूँ वैसे, है ना। 20वां अपन ने छोड़ दिया, 21वां बता देता हूँ। काइजेन का अर्थ पूछा है, इसका मतलब अपनी भाषा में होता है इम्प्रूवमेंट, लगातार आप अगर सुधार करते हैं। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी मेमोरी होती है रैम। इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये टेक्निकल के नहीं अपन अगर माने तो इनको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हालांकि इसकी मैं पूरी जो ये पीडीएफ बच्चे ने भेजी है ना, आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप हमारे साथ वहाँ जुड़े रहें और वहाँ से भी ज़रूर आप इसे देखिएगा। 23वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का सवाल पूछा और उसके साथ सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? अगर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो वोल्टमीटर बनेगा, क्योंकि रेंज बढ़ा दी ना हमने उसकी। और अगर अपन उसके समांतर में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो एक एम्पीयर मीटर की भांति काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो क्या क्वेश्चन था, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है? रिंग गेज है थ्रेड या पिच नापने के काम आएगा, मैकेनिकल का क्वेश्चन था। बकोलज रिले का क्वेश्चन पूछा, कहाँ लगती है? तो भाई ट्रांसफॉर्मर में कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और अपन को आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करती है। इन्वर्टर गेट कौन सा है? व्युत्पन्न गेट बोलते हैं, और इसका उत्तर आपको करना है नोट गेट। ठीक है, इन्वर्टर गेट नोट गेट कर देंगे। और उसके बाद में देखो वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर का यूज पूछा था, तो वोल्टेज फॉलोवर बफर एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, बफर एम्पलीफायर के रूप में अपन इसको काम में लेंगे। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चन है और इस तरह के, लेकिन एक बार इतना बहुत है मोटा मोटी। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ठीक था, तैयारी करने वाले बच्चों के हिसाब से अच्छा पेपर था। आप यदि एग्ज़ाम देख कर आए तो मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा पेपर लगा था ओवरऑल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।